बढ़ने पर सियासत जारी, सरकार के फैसले को लेकर राजनीति तेज। आरजेडी प्रवक्ता ने सरकार पर कसा तंज। कानपुर में सीएम योगी ने अस्पताल प्रशासन को लगाई फटकार। कोविड से होने वाली मौतों पर प्रशासन डाल रहा पर्दा, सरकार की लापरवाही से बड़ी जनता की परेशानी। समस्तीपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्वास्थ्य विभाग का जताया आभार। विश्वविद्यालय में सभी कोरोना नेगेटिव, प्रशासन ने बताया नियमों का सख्ती से पालन करने का नतीजा। वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कैलगढ़ कॉलोनी में डे व्यापार का खुलासा, कुल 6 लोगों को पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा मधुबनी से आ रही है, जहां पर फायरिंग करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये मालिकाना चौक के पास की घटना बताई जा रही है। अपराधी के पास से कट्टा भी बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी मधुबनी से, जहां फायरिंग करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। मालिकाना चौक के पास की घटना बताई जा रही है। वही अपराधी के पास से कट्टा भी बरामद किया गया है। तो मधुबनी की घटना, जहां फायरिंग करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस को सौंप दिया है। अपराधी के पास से कट्टा भी बरामद किया गया है। तो लगातार बिहार में फायरिंग करने की घटनाएं सामने आ रही है और अब इसी को लेकर फायरिंग करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया है। मालिकाना चौक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इसके अलावा अपराधी के पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मधुबनी से, जहां फायरिंग करने वाले एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीणों ने अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मालिकाना चौक के पास की घटना बताई जा रही है। इसके अलावा अपराधी के पास से कट्टा भी बरामद किया गया है। तो मधुबनी से बड़ी खबर, फायरिंग करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिकाना चौक के पास की घटना बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि इसमें व्यापारियों का भी ख्याल रखा गया है। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाना ये बहुत ही मुख्यमंत्री जी का अच्छा निर्णय है, इसका स्वागत करता हूं। व्यापारियों का भी ध्यान उन्होंने रखा है और कोरोना के संक्रमण पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं और उसको पूर्ण रूप से हमको विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन को जो बढ़ाया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको आप बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई। बिहार में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा रियायतों को जारी रखते हुए लॉकडाउन राज्य में 8 जून तक प्रभावी रहेगा। सरकार के फैसले को लेकर राज्य में राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बिहार सरकार ने आज फिर लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन सरकार करते जा रही है। इस सरकार को किसी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, सभी विपक्षी दलों की राय लेनी चाहिए। लॉकडाउन तो अंतिम विकल्प है। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार को हर पहलू पर विचार करना चाहिए। जान है तो जहान है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकार सिर्फ लॉकडाउन के ही भरोसे है। बाकी सरकार क्या उपाय कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? वैक्सीनेशन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। जिस गति से वैक्सीनेशन का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बिहार में लॉकडाउन लगते ही इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी का कहना है कि सरकार सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे ही बैठी हुई है, और जबकि लॉकडाउन आपका अंतिम विकल्प होना चाहिए।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम बैठकों के बाद अब लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कई संबंधित अधिकारियों के साथ डीसी के जरिए उन्होंने साफ तौर पे ये चर्चा करते हुए ये निर्णय लिया है कि अब लॉकडाउन 4.0 के तहत यहाँ बिहार अब बढ़ेगा और सभी दुकानों को इसमें कुछ रियायतें भी दी गई है, व्यापारिक दृष्टिकोण से रियायतें दिए गए हैं। लगभग 8 जून तक ये पाबंदियां जो है वो लगाई गई है। 8 जून तक तमाम जितने भी लॉकडाउन के नियम हैं उनको सभी को फॉलो करना होगा। तमाम जो भी दुकानें खुलेंगी वो अल्टरनेट डे खुलेगी और सभी को मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब राजनीति करते हुए दिख रहे हैं और हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे इस लॉकडाउन के जो आगामी घोषणा की गई है उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार की तमाम घोषणाएं जो है वो बीते समय में देखा जाए तो उनके इससे पहले भी अनिल, जब 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था बिहार में, तब तेजस्वी यादव ने नीतीश के फैसले को नौटंकी बताया था। तो क्या सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए हम साफ तौर पर ये कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन एक ऐसा परिदृश्य देखा गया है जिसमें कि संक्रमण का स्तर लगातार गिरता हुआ दिखा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है लॉकडाउन बढ़ाने का और 8 जून तक इसको प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जो आंकड़े होते हैं वो कुछ दिनों की अगर बात करें हम तो लगातार जो आंकड़े गिरते गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें वैक्सीनेशन और लॉकडाउन की एक प्रभावी कार्य जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में लॉकडाउन का जो भी निर्णय लिया गया है वो बेहद ही काबिल तारीफ है और कहीं ना कहीं इस संक्रमण के असर को कम किया जाएगा। बावजूद इसके अगर कहें तो राजनीतिक सरगर्मियां भी अब तेज होती जा रही है। लॉकडाउन को लेकर तमाम तरह की कवायदें भी लगाई जाती है। राजद के ही तरफ से अभी बयान आया है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर राज्य में राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी कार्यालय के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर टिप्पणी की है। इसका खंडन करते हुए बीजेपी ने इसे भ्रामक और निराधार बताया है। बीजेपी के अनुसार बीजेपी की कार्यप्रणाली पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। वह इसी ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरयू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कार्यालय तो बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे, कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निर्माण के लेकर के जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है वह बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली
पूरी तरह लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी है। यह पार्टी व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शुभम, बीजेपी कार्यालय के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया गया है, पूरा मामला क्या है, अपडेट दीजिए। देखिए, पूर्ववर्ती में भाजपा सरकार के मंत्री रहे और वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू। लगता है शुभम से संपर्क कट गया है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बीजेपी कार्यालय के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेकिन बीजेपी ने इस खबर को गलत बताया है और कहा है कि ये भ्रामक और निराधार है। बढ़ते हैं आगे। एक तो पहले से ही मुजफ्फरपुर में लोग कोरोना की वजह से परेशान थे और अब महंगाई की मार भी उन्हें परेशान कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है। दरअसल इस महीने खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में सरसों के तेल का रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो था, जो इस बार के लॉकडाउन में बढ़कर 200 रुपए तक हो गया है। और माना जा रहा है कि सरसों की जमाखोरी और कम उपज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सरसों तेल की कीमत इस महीने 1 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले लॉकडाउन के से एक तक कि पिछले लॉकडाउन की महंगाई, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं और इस बार जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य सामग्री है, जैसे खाने में करू तेल का दाम पिछले वर्ष लॉकडाउन में 100 से 120 तक रेट था, लेकिन इस बार लग रहा है कि 200 रुपये लीटर भी पार कर जाएगी करू तेल। एक तो देखिए कि लॉकडाउन से लोग परेशान है। जो व्यक्ति गरीब मजदूर किसान जो लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, जो रोज कमाते से एक तक कमा नहीं रहे हैं और आज घर में रह रहे हैं, उनको करू तेल दाल खाने के लिए तरस रहे हैं, बिना तेल के सब्जी बना रहे हैं, उनका जीवन कैसे यापन होगा, यह चिंता की विषय। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बालाजी परिवार की ओर से मुजफ्फरपुर में कालीबाड़ी रोड स्थित कार्यालय में ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि दूसरी लहर में होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या को लेकर बालाजी परिवार और अर्जी श्याम की सामाजिक संस्था के सहयोग से ऑक्सीजन सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आसान शर्तों के साथ सभी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। साथ ही संस्थान वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। आज बालाजी परिवार अपने सहयोगी संस्था अर्जी श्याम के सहयोग से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना, ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत की है, जिसमें आज हम लोग इस कोरोना महामारी के आपदा के समय जो शहरवासियों को झेलना पड़ा, उस दुख से दुखी होकर और सभी लोगों के सहयोग से हमारे अर्जी श्याम से मित्र हमारे गौतम शर्मा, आलोक शर्मा और उनके टीम के सहयोग से हम लोगों ने आज गरीबों के लिए कम से कम जमा राशि और कम से कम शुल्क पर उनको ये सेवा उपलब्ध कराने का प्रण किए हैं। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन ने राज्य सरकार की लापरवाही को जनता के सामने लाकर रख दिया है। कोविड की सेकेंड वेव के दौरान कानपुर के हैरट अस्पताल में लापरवाही देखी गई। अस्पताल की लापरवाही पर कानपुर दौरे के दौरान सीएम ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद हैरट अस्पताल प्रशासन कोविड से हुई मौतों पर पर्दा डालने में जुट गया है। आलम यह है कि अभी तक 160 लोगों की मौत को पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया है। जो अप्रैल में पीक बहुत ही फास्ट आया था और वहाँ पे उस समय मरीज बहुत ज़्यादा थे और हम लोगों के इमरजेंसी में लगभग 100 से लेके 110 और 120 मरीज आते थे। तो वहीं पे हम लोग एंटीजन टेस्ट करते थे। एंटीजन टेस्ट करने के उपरांत अगर पॉजिटिव होता था तो हम उसको
न्यूरोसाइंस में अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी न्यूरोसाइंस में या फिर मैटरनिटी में भेज देते थे, जो कि कोविड हॉस्पिटल था, और जो नेगेटिव होता था उनका RT-PCR भेजते थे। इसलिए देखने को मिला है जब पर्दा डालने में अस्पताल प्रशासन जुटा हुआ है, कोविड से हुई मौतों पर पर्दा डालने में जुट गया है। आलम यह है कि अभी तक 160 लोगों की मौत को पोर्टल में अपडेट भी नहीं किया गया है। तो कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकार की लापरवाही को जनता के सामने लाकर रख दिया है। सेकेंड वेव के दौरान कानपुर के हैलट अस्पताल में भी लापरवाही देखी गई है और अस्पताल की लापरवाही पर कानपुर दौरे के दौरान सीएम ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार भी लगाई थी। हैलट अस्पताल प्रशासन कोविड से हुई मौतों पर पर्दा डालने में जुट गया है और आपको बता दें कि अभी तक 160 प्रशासन जुटा हुआ है। तो जहां सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये हैलट अस्पताल है जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। अस्पताल की लापरवाही पर कानपुर दौरे के दौरान आपको याद होगा कि सीएम ने भी अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई थी। हैलट अस्पताल कोविड से हुई मौतों पर पर्दा डालने में जुट गया है। आलम यह है कि अभी तक 160 लोगों की मौत को पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के उपाध्यक्ष सुनील साहू के नेतृत्व में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन आने वाले प्रदेश और देश से यात्रियों के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा, तुलसी, शीतल जल और गर्म जल का वितरण प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें आज अतिथि के रूप में बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सह मीडिया प्रभारी अरुण अवस्थी का आगमन हुआ। उन्होंने इस कार्य को रचनात्मक बताया और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तारीफें भी की। इस कोरोना काल में दैनिक मजदूरों के साथ साथ पटना जंक्शन के कुलियों को भी काफी परेशानियां हो रही है। ट्रेनों के कम होने और यात्रियों की कम संख्या की वजह से कुलियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और ऐसे में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पटना जंक्शन के कुलियों को सूखा राशन मुहैया कराया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से हम लोग के आज भी राशन का वितरण हुआ। हम आज क्या क्या मिला? आज वही मिला, चावल, आटा, आलू, सत्तू, चूड़ा और मसाला इत्यादि सामान मिला हुआ है। समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय में सभी कोरोना केसेस के नेगेटिव होने पर खुशी जताई है। मीडिया से बातचीत करने हुए उन्होंने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कई सख्त कदम उठाए। इसका नतीजा ये है कि कोविड सेंटर में आए सभी संक्रमित मरीज रिकवर कर गए। साथ ही उन्होंने सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। बिहार के कई इलाके अब तक यास तूफान का दंश झेल रहे हैं। बात अगर भागलपुर की करें तो मूसलाधार बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के कारण झारखंड से बिहार की ओर आने वाली नदियों में जलस्तर उनका काफी बढ़ गया है, जिसका असर खेतों में भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ज्यादा पानी से किसानों के तैयार फसलें बर्बाद हो चुकी है, वहीं कई कच्चे मकान भी इस जल प्रलय के भेंट चढ़ गए हैं। मैं ग्राम पंचायत बंसीपुर से मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र मंडल बोल
मेरे पंचायत बंसीपुर एवं देवरी में किसानों का मूंग का फसल बाढ़ से डूब गया है और दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और बाढ़ पीड़ित जिसके घर में बाढ़ पानी घुसा हुआ है उसे कम से कम सूखा राशन तत्काल दिया जाए। वाराणसी पुलिस ने जगतगंज स्थित कैलगढ़ कॉलोनी में देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक फ्लैट में छापेमारी कर 3 युवक और 3 युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कमरे के अंदर से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तस्करी अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के क्रम में समस्त थानों की टीम अपराधियों के घरों को खंगाल रही है कि वो वर्तमान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी क्षेत्र में थे। उस दौरान मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक कैलाबाग नगर कॉलोनी है, कैलगढ़ है और थाना चेरगंज में एक घर में कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। उसके क्रम में हम लोग वहाँ जाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं जो आपत्तिजनक स्थिति में थे और वहाँ पर कुछ सामान भी बरामद हुआ जो आपत्तिजनक सामान है और उन लोग को हिरासत में दी गई। तो पता चला कि उनके द्वारा वहाँ पे गलत कार्य किए जा रहे हैं। सभी को हिरासत में लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है और सभी के खिलाफ जेल भेजा जाए। बिहार से हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला औरंगाबाद के परसिया गांव का है, जहां तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। उस दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये घटना देर रात की है, जहां घर के तमाम महिलाएं आंगन में तिलक का रस्म पूरा कर रही थी। इसी क्रम में एक युवक शराब के नशे में आंगन में पहुंचा और उसने हवाई फायरिंग कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नवीनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अब आगे की छानबीन में जुट गई है। मोतिहारी में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का आदेश जारी किया गया, लेकिन बावजूद इसके लोग बिना मास्क घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस लगातार जुर्माना भी वसूल रही है। तो लोग लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर प्रशासन कोरोना महामारी से बचाव के लिए गांव-गांव वैक्सीनेशन सेंटर खोलकर ग्रामीणों को वैक्सीन लगवा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर्स, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों के घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं पूरे कार्य का जायजा लिया हमारे संवाददाता न्यामुद्दीन अली ने। प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक किया जा रहा है, साथ ही प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन पे फोकस किया जा रहा है। गांव-गांव शिविर लगा के वैक्सीन लोगों को लगवाया जा रहा है। जहां तक कि देखा जा रहा था लोगों को वैक्सीन को लेके अफवाह फैली हुई थी, लोग वैक्सीन नहीं लगाते थे, लेकिन शासन प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह के सदस्य और जन अभियान परिषद के जो वॉलंटियर थे उनसे प्रचार प्रसार लोगों को समझाइश देके लोग घरों से निकल के वैक्सीन अब लगवाने आ रहे हैं। इस पूरी जानकारी समझेंगे, हम बात करेंगे विकासखंड चिकित्सा अधिकारी प्रवीण उर्मलिया जी हमारे साथ बात करने के लिए, जानेंगे किस प्रकार लोगों को समझाइश दी गई, जो अफवाह फैली थी, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अब लोग वैक्सीन सेंटरों पे पहुंच के वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विकासखंड चिकित्सा अधिकारी प्रवीण उर्मलिया जी। किस प्रकार लोग वैक्सीन अब लगवा रहे हैं, विश्वास हुआ कि नहीं लोगों पे? हाँ, अब पहले से बहुत अच्छा रिस्पांस है वैक्सीन को लेके। पहले हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर हमने स्वास्थ्य केंद्रों में लगा के रखे थे, शुरू में तो अच्छा वैक्सीनेशन हुआ, फिर बाद में जब वैक्सीन के बाद लोगों को फीवर आया, कुछ लोगों को, क्योंकि फीवर वैक्सीनेशन करने के बाद जो इफेक्ट होता है उसका आता ही आता है, वो तो पॉजिटिव रिस्पांस समझते हैं हम लोग, लेकिन पब्लिक में उसका गलत रिस्पांस चला गया, नेगेटिव रिस्पांस चला गया। तो हमारे सेंटर्स 0 जाने लगे, कहीं भी सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। फिर कोरोना वॉलंटियर्स हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है ग्राम पंचायत लेवल पे, वो एक्टिवेट हुई और और जो पॉजिटिव मैसेजेस लोगों को उसके फ़ायदे बताने शुरू किए। तो अभी ये रिस्पॉन्स है कि अभी हमारे यहाँ अभी मॉर्निंग में 11 बज रहा है और सारे रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। 1 जून से मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होनी है, पर अनूपपुर जिले को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश में सरकार का पूरा ध्यान वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर है, जिससे लेकर सराहनीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोयलांचल के अमलाई कॉलेज स्थित विद्यालय में कोरोना वॉलंटियर
और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने महज एक ही घंटे में 110 लोगों का रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कराकर वैक्सीनेशन करवाने में मदद की। मध्य प्रदेश शासन का हम लोग को निर्देश है कि अब हम लोगों को गांव-गांव जाके वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि पब्लिक जो है अब हमारे सेंटर पे आना धीरे धीरे बंद कर दी है। तो जैसे हमारा अभी कोविड का सर्वे चल रहा था, तो हमारी सर्वे टीम जब दवाइयों का वितरण करने जाती थी, लक्षण को पता करने जाती थी, तब तक साथ में वो वैक्सीन के फायदे भी बताती थी। तो उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, गाँव तक, जन जन तक जा रहा है। और हम उसी के थ्रू अब हम ग्रामीण लेवल पे जैसे जैसे हमारे कुछ गाँव में लोग कन्वेंस होते जा रहे हैं, हम उस गाँव में ग्राम पंचायत पे ही हम वैक्सीनेशन सेंटर चालू कर रहे हैं। जैसे आज हम अमलाई में चालू किया, हमने एक बिजोड़ी है हमारे ग्राम पंचायत पसला के पास, वहाँ हमने चालू करा। मुझे लगता है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग के सारे हमने हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।